नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह सीजीटेट 2022 का यहाँ 30वां भाग है, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, पेपर 1 का। दोस्तों, आप लोगों को जो है विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा सा आज का जो वीडियो हो सकता है संभवतः इसमें थोड़ा लाउड स्पीकर आए, क्योंकि आसपास में लाउड स्पीकर बहुत ज़ोरों से बज रहे हैं, है ना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें साल भर पेपर को देखने वाले हैं और कल इसका एग्ज़ाम है, तो फिर आप जितना हो सके अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ चाहता हूँ कि ये जो पेपर है सीजीटेट एक क्वालिफाई पेपर है, ठीक है। आप लोग जो है जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांग, इन लोगों को जो है 50% लाना है, यानी कि 150 में से 75 अंक सही होना चाहिए, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए क्या है, 90 अंक सही होना चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद जो शिक्षाकर्मी का भर्ती खुलेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा मारने की कोशिश मत करना, अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर टारगेट ये रखना कि कम से कम 75 तो सही होना चाहिए, क्योंकि यही जो है आपको क्वालिफाई करना है। इसमें कोई अलग से जोड़िएगा नहीं कि आपका टेट में इतने नंबर है तो आपको 1-2 अंक एक्स्ट्रा बोनस मिले, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्वालिफाई मार्क करना है, ठीक है। तो फिर आपको सबसे पहले टारगेट ये रहना चाहिए कि आपका 75 और 90 होना चाहिए। उसके बाद जो अतिरिक्त बनाते हो वो अच्छी बात है। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। इसके जो पिछले वीडियो में आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि चोरी करने वाला बालक कहलाता है। तो क्या कहलाता है चोरी करने वाला बालक? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ समस्यात्मक बालक कहलाता है, ठीक है। जो बालक जो छोटेपन में चोरी कर रहा है बालक, वो समस्यात्मकपन है। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बच्चों लोगों को अगर सिखाना है तो उसके लिए जो अभिप्रेरित करना चाहिए, किसको? शिक्षक को। तो किस तरीके से करना चाहिए? ऑप्शन है कि प्रतिस्पर्धा के रूप में करना चाहिए, दूसरा है कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए, और तीसरा है कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन है, और चौथा है कि कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे लोगों को अगर अभिप्रेरित करना है, प्रेरणा देना है, जो बच्चे लोगों की जो सीखने हेतु उसकी जो रुचि है उसके लिए जो है स्थिति बनाना है और वातावरण तैयार करना है, ताकि बच्चों लोगों को अच्छे से सिखाया जा सके और वो खुद से सीख सके। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? तो एक अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कुशल मुख्य प्राध्यापक है यहाँ पर, है ना। उसके बाद है स्कूल का स्वस्थ वातावरण है, तीसरा है कि आदर्श अध्यापक है, चौथा है कि पुरस्कार एवं दंड है। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ पांचवा रहेगा, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर सही रहेगा। प्रश्न क्या है, आप उसको समझना है कि अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। अगर क्लास में अच्छे अनुशासन करना है तो ये जो सभी तत्व है बहुत जरूरी है अपनी अपनी जगह पर स्थिति होने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो एक आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण पाया जाता है? ऑप्शन है कि लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है कि विषय वस्तु का अधिकार, तीसरा है कि मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो सभी ऑप्शन आ जाएगा वहाँ सही रहेगा, यानी कि जो एक अच्छे अध्यापक में होना चाहिए वहाँ सभी गुण लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, और जो है उस विषय वस्तु, यानी कि जिस विषय के लिए आपका जॉब लगा है उस विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसमें अधिकार होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि बच्चों लोगों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए। चौथा प्रश्न यह है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाला, ठीक है, यहाँ पर पाठशाला आ जाएगा, तो जो अपनी पाठशाला जीवन के मध्य, यानी कि जो है 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन है। तो इसका जो ऑप्शन है, यानी कि जो कथन दिया है वह किसने दिया है? प्रश्न को एक बार समझना। जो कथन देने वाले ने ये बोला है कि अगर पिछड़े बालक वह हैं, पिछड़े बालक वह हैं जो अपनी पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष है ना, 10 से 11 वर्ष की उम्र में अपनी कक्षा, अब देखो 10 से 11 वर्ष क्या है, ज़्यादातर बच्चे जो 6 वर्ष की उम्र में पहली क्लास ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पहली क्लास में भर्ती होते हैं। इसका मतलब 10 से 11 मतलब चौथी से 5वीं क्लास में, है ना। अगर बच्चे जो है चौथी 5वीं क्लास में हो और वहाँ अपने जो कक्षा है उसके बारे में नॉलेज ना हो, बल्कि उससे पीछे, यानी कि अगर बच्चे 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं और उसको पहली और दूसरी का ज्ञान भी नहीं है, तो इस बालक को कहा जाता है पिछड़े बालक की जो श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसा किसने कहा है? इसका जो आंसर जाएगा सिरिल बर्ट ने ऐसा बोला है। पांचवा प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? क्या बोल रहा है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा है जो रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक
प्रश्न पूछता है, यानी कि थोड़ा उटपुटांग प्रश्न पूछता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है कि प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, दूसरा है उसे डांटेंगे, तीसरा है उससे बातचीत करेंगे और चौथा है उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, फिर उसे समझाएंगे। छठा प्रश्न है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध मूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, जो पियाजे है, जीन पियाजे, इन्होंने जो 4 अवस्था दिया था, कौन कौन से 4 अवस्था दिया था। यहाँ पर जो 4 अवस्था है, लेकिन यह क्रमशः नहीं है, ठीक है, क्रमशः यह नहीं है, 4 अवस्था दिया था। तो उसके मुताबिक जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बालक के संज्ञात्मक विकास के 4 अवस्थों को बांटा है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, यहाँ पर पाठ्य चर्चा आ जाएगा कि रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, ठीक। जैसे कक्षा 1 है या फिर कक्षा 2, अब इसको अपने छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, है ना। तो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उसका मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं, उसको मूल्यांकन जो है किस तरीके से करना चाहिए। ऑप्शन है कि लिखित परीक्षण के आधार पर, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि छोटे बच्चे हैं। दूसरा कि मौखिक परीक्षण के आधार पर, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है कि लिखित एवं मौखिक परीक्षा, ये तो होगा ही नहीं। तो कुल मिला के जो है प्रेक्षण के आधार पर, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं पहली क्लास के और दूसरी क्लास के, इन बच्चों का अगर मूल्यांकन करना है तो वहाँ प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। 8वां प्रश्न है कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति पर जो शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है कि संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना है, दूसरा है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना है, तीसरा है संस्कृति का परिष्करण करना है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा। देखो, संस्कृति जो है अपनी संस्कृति है, ठीक है, और शिक्षा अलग है, शिक्षा और संस्कृति अलग अलग है। तो जो है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारी संस्कृति, जो मूल संस्कृति है, उसमें शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को, यानी कि बच्चे लोगों को खासकर से शिक्षित होना जरूरी है। जो लोग शिक्षित रहते हैं वही लोग अपनी संस्कृति का विकास करते हैं। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन है यहाँ पर हस्तांतरण और जो परिष्करण जो है, ये जो है शिक्षा पर, संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव डालता है। 9वां प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, रेडियो से है, दूरदर्शन से है, कंप्यूटर से है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन भी देखे थे हम लोग, जो है कठोर शिल्प उपागम संबंधित है, याद रखना है ना। जो ये तो कोमल शिल्प है, एक और आया था कठोर शिल्प उपागम। तो इसका जो आंसर रहेगा वह इंजीनियर रहेगा, ठीक है, इंजीनियर को लिया गया था। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी कि NIVH स्थित है। तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में है कि कोलकाता में है कि देहरादून में है कि दिल्ली में है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ देहरादून है ना, जो उत्तराखंड में है, देहरादून में है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान। और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ जो संगठन है, यहाँ जो संगठन है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। 11वां प्रश्न है, शिक्षा के प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसके अंग होते हैं, क्या क्या अंग होते हैं? शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, ये चर्चा होते हैं। तो इसका जो आंसर देगा ये सभी आ जाएगा, ठीक है। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा केवल शिक्षक रहने से ही नहीं होता, केवल विद्यार्थी रहने से नहीं होता, या केवल पाठ्यक्रम होने से नहीं होता। ये जो तीनों प्रोसेस है ना, ये जो तीनों अवस्था है, तब जाकर जो है शिक्षा का निर्माण करता है, यानी कि स्कूल बनाता है। ये प्रक्रिया है। जैसे कि मान लो स्कूल कहेंगे तो किसको कहेंगे? एक भवन को थोड़ी स्कूल कहेंगे, उसमें टीचर होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, क्लास होनी चाहिए, तो सब मिलाकर जो है इसको कहा जाता है स्कूल। तो इसी तरीके से एक प्रक्रिया है, यहाँ शिक्षा के प्रक्रिया के अंग है ये। 12वां प्रश्न है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो प्रभावी रूप से और स्थायी शिक्षा ग्रहण करना है तो विद्यार्थियों के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन है केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, दूसरा है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर है,
और तीसरा है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर है, और चौथा है केवल सीखने की योग्यता है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर है। 13वां प्रश्न है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। चलो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, है ना, बताना आप लोग जो है। सुकरात है, फ्रोवेल है, किलपैट्रिक्स है और अरस्तु है। देखो यहाँ पर जब भी ऐसे आता है खेल शिक्षण विधि, इसका मतलब है किंडरगार्टन, है ना। किंडरगार्टन यानी कि बालवाड़ी, बालवाड़ी कहा जाता है। तो जो बालवाड़ी के प्रतिपादक है या फिर खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादक रहता है वहाँ एक ही है, फ्रोवेल को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न है कि सृजनवाद में क्या होता है। तो सृजनवाद में क्या होता है, सृजन मतलब क्या होता है, सृजन मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना सृजन है। ठीक है, तो सृजनवाद में क्या होता है, ऑप्शन है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, प्रतिभाग लेते हैं। दूसरा है शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। तीसरा है शिक्षा बाल केंद्रित होती है। और चौथा है शिक्षा व्यवहारिक होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। यहाँ पर मैं टिप करके लिख दिया है कि सृजनवाद की अवधारणा व्यक्तिगत विकास पर आधारित है। इसके अंतर्गत शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का विकास करना है। देखो यहाँ पर क्या है, सृजनवाद का मतलब है निर्माण करना। अब निर्माण कहाँ से होता है ना। जैसे कि एक बच्चा को ही निर्माण किया जा सकता है, समाज भावी समाज के लिए बच्चों को ही निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सृजनवाद में जो है अगर अवधारणा दिया है तो उसमें व्यक्तिगत विकास को आधारित रखा गया है, और वो भी व्यक्तिवाद में सिर्फ बालक को दिया गया है, इसलिए उसको बाल केंद्रित कह सकते हैं या फिर बाल अवधारणा भी कहा जा सकता है इसको। इसलिए इसका जो आंसर जो है तीसरा रहेगा, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। 15 प्रश्न है निम्न में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो कौन से ऐसी स्थिति है जिसमें संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ऑप्शन है कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। दूसरा है बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। तीसरा है बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। और चौथा है कि जब शिक्षक बच्चों के साथ जो है उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो पहला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चे के महत्वपूर्ण माना जाए। अगर पूरे क्लास में अगर किसी बच्चे को हम उठा के प्रश्न करते हैं और वहाँ जवाब देते हैं तो अपने आप को ये समझता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मतलब उसको लगता है कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो उसी तरीके से है कि महत्वपूर्ण अगर मानते हैं किसी भी बालक को और उसकी जो भावनाओं का कदर किया जाता है, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाता है, तो ये जो अवस्था है वहाँ संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के जो है अच्छे स्रोत माने जाते हैं इसको। 16 प्रश्न है भारत के शैक्षिक, दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक आ जाएगा। दरअसल जो है ऑनलाइन करते वक्त पीडीएफ में ट्रांसलेट करता हूँ उस समय जाके अक्षर थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, है ना। तो शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंध बिल, धारा सभा या फिर इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था। ऑप्शन है कि राजेंद्र प्रसाद ने किया था, कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ोदरा नरेश सयाजीव राय गायकवाड़ से प्रभावित होकर केंद्रीय धारा सभा के जो समक्ष मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधित बिल प्रस्तुत किया था। 17 प्रश्न है मूल्यांकन से अभिप्राय है। तो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना है। दूसरा छात्रों की बुद्धि का पता लगाना है। तीसरा है छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना है। और चौथा है स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं मूल्यांकन का अभिप्राय, यानी कि किसी को मूल्यांकन करना है उसके लिए तो क्या अभिप्राय है कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, यही तो है मूल्यांकन। अगर कोई बच्चे साल भर मेहनत करता है, ठीक है, अब जब वह परीक्षा के टाइम परीक्षा दिलाने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं तो उस किस बात में निहित है, उसका अधिगम यानी कि जो उसके सीखने का जो बात है वहाँ किस बात पर निहित रहता है, वहाँ सफलता और असफलता पर निहित रहता है। 18 प्रश्न है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। तो बेसिक जो शिक्षा है उसके लिए जो महात्मा गांधी ने हस्तकला केंद्रित पर बल दिया है। किस पर दिया है, हस्तकला केंद्रित पर बल दिया है। 19वां प्रश्न है छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। जैसे कि कोई बालक है, ठीक है, अच्छे काम कर रहा है, उसको जो है ठीक कहना है, शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे बोलते हैं। तो फिर यह किस बात को इंगित करता है। ऑप्शन है कि शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा है अशाब्दिक पुनर्बलन,
तीसरा है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है और चौथा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा। ठीक है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन को इंगित करता है। अगर बच्चों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, अगर ये शब्द बोलते हैं तो वहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छा है। 20वां प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता मतलब होता क्या है, यानी कि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाना किसी भी क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि विकास से है, अब बुद्धि से है, सृजनात्मक से है या फिर रुचि से है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ विकास से है। परिपक्वता का संबंध जो है विकास से है। 21वां प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो किसने कहा है कोई भी विकास रहता है एक सतत प्रक्रिया है, वह धीरे 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 चरण बाय चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है चलते रहते हैं। तो यहाँ जो कहा है वहाँ किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ऑप्शन है कोलेसनिक ने कहा है, दूसरा पियाजे ने कहा है, तीसरा स्किनर ने कहा है, चौथा ने हरलॉक ने कहा। इसका जो आंसर आ जाएगा स्किनर ने कहा है। 22वां प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है कि अधिगम एवं वृद्धि की, दूसरा है व्यक्तिवृत्त अध्ययन का है, तीसरा है उपचारात्मक अध्ययन का है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ अधिगम एवं वृद्धि का है। 23वां प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे कि एक क्या होता है मानसिक, यानी कि मन के जो विकास है यानी कि बुद्धि क्षमता है, विकास है, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति है और ये सभी। तो ये जो सभी अवस्था है वहाँ मानव के मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। यानी कि एक सप्ताह रविवार को छोड़ देते हैं, है तो 6 दिन का हो गया। तो 6 दिन में जो है RTI एक्ट जो 2009 के अनुसार जो है प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों को जो रुचि है ना, यानी कि जो पढ़ाते हैं उसके लिए कितने घंटे का एक टारगेट लेकर कार्य करते हैं। ऑप्शन है 30 घंटे, 45 घंटे, 42 या 50 घंटे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 45 घंटे के हिसाब से वहाँ टारगेट रहते हैं। 25वां प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वहाँ 2009 लागू नहीं होता है। कौन मतलब किस क्षेत्र में लागू नहीं होता। यहाँ पर क्या बोला गया है निःशक्त बच्चे में, दूसरा है 6 से 14 वर्ष के बच्चे में, तीसरा है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे में, और चौथा है बच्चों की नियमित उपस्थिति में। इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को समझना पहले कि जो शिक्षा का अधिकार है अधिनियम 2009 में लागू किया गया था उसमें जो है 14 से 18 वर्ष से बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि 14 वर्ष तक से बच्चे को उसको जो निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यानी कि 8वीं क्लास तक से जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उसको जो है अलग से वो जो है इस अधिनियम है वहाँ उसमें नहीं आता, उस दायरे में नहीं आता वहाँ। 26वां प्रश्न है यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D तथा D को C लिखे या पढ़े तो वहाँ कौन सा रोग से पीड़ित है। जैसे कि बच्चे अगर C को D पढ़ रहा है या फिर D को C पढ़ रहा है तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने एक शायद मूवी देखे भी होंगे कि कौन से है तारे ज़मीं पर, है ना, जो तारे ज़मीं पर है उसको देखे होंगे। उसमें एक लड़का रहता है छोटा सा, जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, यानी कि उसका जो स्पेलिंग है उसको खुद समझ नहीं आता, मतलब क्या लिख रहा है, अगर D को B लिख रहा है, B को C लिख रहा है तो किस तरीके से लिखना है उसको समझ नहीं आता। तो उसी बच्चे को कहा गया है डिसलेक्सिया कहा जाता है ना, डिसलेक्सिया कहा जाता है उस बच्चे को। अब डिसलेक्सिया मतलब होता क्या है एक ही बताता हूँ, इसका मतलब होता है हिंदी नाम अपपठन भी कहा जाता है, इसको अपपठन भी कहा जाता है, जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या फिर लिखित भाषा के दृष्टि अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यानी कि उन लोगों को लिखने में कठिनाइयाँ होता है, जैसे कि C लिखना है तो हो सकता है C को ऐसा लिख दे, है ना, या फिर जैसे कि अपने को F लिखना है तो F पूरा ना लिख के इस तरीक़े से F लिख दे। तो ये तरीका जो लिखने में कठिनाइयाँ या बोलने वोलने में सब कठिनाइयाँ होती रहती हैं। तो यह जो समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणाली को पढ़ने में होती है। दोस्तों एक पॉइंट को समझना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मनुष्य निर्मित, तो जितने भी शब्द है वह मनुष्य निर्मित है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य निर्मित क्या है,
जैसे कि मनुष्य निर्मित ये होता है कि हम सभी ने अभी तक जो है ए को इस तरीका पर पढ़ा है, तो ए को इसी तरीका से क्यों हम लिखते हैं, इसको किसी भी तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो शब्द है वह मनुष्य निर्मित है, यानी कि मनुष्य ने अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से किसी भी शब्द को सिंबॉलिक दिया है, ठीक है, मतलब एक चित्र के रूप में दे दिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य निर्मित जो लेखन प्रणाली है उसी को पढ़ने में ही कठिनाइयाँ होती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ है उसमें कठिनाइयाँ नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य निर्मित है उस शब्द को पढ़ने में कठिनाई होती है। कुल मिलाकर इसका जो आंसर आ जाएगा डिसलेक्सिया आ जाएगा, ये आ जाएगा। इनमें से कौन पाठ्य चर्चा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो 2005 में जो पाठ्य चर्चा मार्गदर्शी दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में, तो इसका जो सिद्धांत है वह नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि स्कूल को ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, तीसरा है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना है, और चौथा है कि बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करना है। इसका जो आंसर आ जाएगा वह तीसरा आ जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये जो है इसको शामिल नहीं किया गया है। 28वां प्रश्न है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो सीखने के लिए अगर प्रोजेक्ट विधि का उपयोग करते हैं तो वह कौन सी अवस्था के लिए है। ऑप्शन है कि बाल्यावस्था है, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा ये सभी। तो ये सभी जो है जो सभी अवस्था है वहाँ प्रोजेक्ट विधि के लिए जो उपयोगी है। 29वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो 2005 में जो रूपरेखा तैयार किया गया था उसमें भाषा के लिए क्या निहित है। ऑप्शन है कि बहुभाषा है, एक भाषा है, द्विभाषा, तीन भाषा है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बहुभाषा है, बहुत से भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। 30वां प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो सीखना है यानी कि किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ज्ञान का निर्माण करना है ना, ज्ञान का निर्माण करना है। तो इसको जो है किसने कहा है। ऑप्शन है स्किनर ने कहा है, पियाजे ने कहा है, थर्नडाइक ने कहा है और चौथा है लव वाइगोत्स्की ने कहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा, पियाजे ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। 31वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है, यानी कि सृजनात्मकता हेतु आवश्यकता कौन सी है। यहाँ पर संवेदना है, चिंतन है, तार्किकता है या कल्पना है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको मिलता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों कल आप लोगों का एग्जाम है, तो फिर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है ना, और अच्छे से पढ़ाई करना और जितना हो सके जो जानते हो आप उसी को हल करना, कोई अलग से उसको हल करने की कोशिश मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।